हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर कारपोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग शेयर कैपिटल एंड बायबैक ऑफ शेयर्स कर चुके हैं। आज का हमारा चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होती क्या है। रिडम्पशन का मतलब है कि कंपनी जो है, जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए उनको रीपे करना, ठीक है, उनको उनकी मनी वापस करना। वैसे तो एक्ट में ये लिखा गया है कि कंपनी जो है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम अपने शेयर होल्डर्स को उनकी मनी रिफंड नहीं करेगी। अगर करनी है तो कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, बट अगर यही शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो कंपनी ईजिली मनी रिफंड कर सकती है। इसके लिए कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं और ज़्यादातर वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। वो जो फिक्स्ड पीरियड है 20 ईयर्स तक का होता है, 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करती है तो वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इशू करती है और उस फिक्स्ड पीरियड के बाद कंपनी को वो मनी रीपे करनी पड़ती है। अब इसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं कंपनी एक्ट में। तो फर्स्ट है प्रोविजन फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो फर्स्ट है कि कंपनी जो है, पहली बात कि 2013 के बाद जो नया एक्ट आया है उसके बाद कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं कर सकती। मतलब उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू करने होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि कंपनी जो है लिस्टेड होनी ज़रूरी है। अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तभी वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो अप टू 20 ईयर्स होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट है कि ये जो शेयर्स रिडीम करने हैं कंपनी ने, ये ज़रूरी है कि फुली पेड अप होने चाहिए। अगर ये पार्टली पेड अप हैं भी, पहले कंपनी उसको फुली पेड अप बनाएगी फिर उनको रिडीम कर सकती है, ठीक है। अब इनको रिडीम कहाँ से करना है? ये जो शेयर्स हैं इनको या तो प्रॉफिट जो कंपनी के पास सरप्लस पड़ा है उसमें से रिडीम कर सकती है, या कंपनी इसके लिए फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर सकती है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट को सेल करके उससे जो प्रोसीड्स आएंगी उससे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं किया जाएगा। फिर कहाँ से किया जाएगा? या तो सरप्लस से किया जाएगा या फिर नए शेयर इशू करके उनको रिडीम किया जाएगा। अगर शेयर जो है प्रॉफिट में से रिडीम किए जाते हैं तो जितने, मतलब कि सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स, जितने के शेयर्स हमने रिडीम किए उतनी अमाउंट हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। किसमें? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में उतनी अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी। अब ये जो नया रिजर्व हमने क्रिएट किया है, इस रिजर्व को हम लोग सिर्फ बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है इसका ये मतलब नहीं है कि रिडक्शन ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल होगी। अथोराइज्ड कैपिटल उतनी ही रहेगी, इशूड कैपिटल कम होगी। इन शेयर्स को हम दोबारा क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं। मीन्स इससे अथोराइज्ड कैपिटल कम नहीं होगी, ठीक है। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको हम रिडीम कर सकते हैं, या तो शेयर्स नए शेयर इशू करके आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ द शेयर, और आउट ऑफ द रिजर्व्स, अगर हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है, रिजर्व फंड पड़ा है, या अगर हमारे पास सरप्लस पड़ा है तो वहाँ से हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है इनको डिफ्रेंशिएट किया कि कहाँ कहाँ से हम रिडीम कर सकते हैं, कहाँ से रिडीम नहीं कर सकते। तो जनरल रिजर्व से हम लोग जो है रिडम्पशन कर सकते हैं, तो रेवेन्यू रिजर्व से कर सकते हैं, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्वेश्चन में आपको दिया होगा वहाँ से कर सकते हैं।
अगर वहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है तो उसमें से भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय एक्सीडेंट फंड अगर हमारे पास पड़ा है तो उसमें से जो है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जा सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस फंड भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कहाँ से हम लोग जो है रिडीम नहीं कर सकते? पहला, कैपिटल रिजर्व में से हम लोग जो है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से रिडीम नहीं कर सकते। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो है, इन फंड्स को डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इनको हम लोग जो है रिडम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब है कि सीआरआर इनमें से क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बन गए हमारे प्रोविजंस। हाँ जी, अब है अकाउंटिंग एंट्रीज, या हम कह सकते जर्नल एंट्रीज फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सबसे पहले मैंने आपको कंडीशन बताई है कि प्रेफरेंस शेयर्स हम तभी रिडीम करेंगे अगर ये फुली पेड अप है। ठीक है, अगर फुली पेड अप हैं तो ही रिडीम होंगे। तो क्या पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं होंगे? पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होंगे, बट उसके लिए पहले आप उन्हें फुली पेड में कन्वर्ट करोगे। वो कैसे करेंगे? हम लोग पहले फाइनल कॉल करेंगे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो फाइनल कॉल की एंट्री होती है। फिर फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री डाल देंगे। इससे क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर फुली पेड बन जाएंगे। जब फुली पेड बन गए देन दीज आर एलिजिबल टू बी रिडीम, उसके बाद हम इनको रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, अब रिडीम करने के लिए सबसे पहले हम लोग ड्यू की एंट्री डालेंगे। ड्यू की एंट्री क्या होगी? जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ज़्यादातर जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए जाते हैं वो प्रीमियम पे किए जाते हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को डेबिट करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, अब इनको हमने ड्यू की एंट्री डाल दी कि हमने इतनी अमाउंट की कैपिटल, इतना प्रीमियम और टोटल इतनी अमाउंट पे करनी है। अब जितनी अमाउंट हमने पे करनी है उसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे? हमने बार बार ये पॉइंट पढ़ा है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको हम रिडीम कर सकते हैं आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द न्यू इशू ऑफ शेयर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नई इक्विटी इशू करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही एंट्री होती है ना इक्विटी इशू की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब हमने ड्यू की एंट्री में किया है कि हमें जो रिडम्पशन है ज़्यादातर वो प्रीमियम पे होती है। तो अगर हमने प्रीमियम पे करना है रिडम्पशन पे, तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम हमने यूटिलाइज करना है। आपने देखा होगा कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को मैंने डेबिट किया था, अब उसको अरेंज कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे। फिर डेबिट किसको करेंगे? जहां से हमने प्रीमियम अरेंज करना है। तो ज़्यादातर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से लेते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कम है देन हम लोग सरप्लस या जनरल रिजर्व भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो ये 20,000 रुपीज़ है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 10,000 है और 5,000 सरप्लस में है, देन हम लोग 5,000 जनरल रिजर्व से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले जनरल रिजर्व आएगा कि सरप्लस आएगा। जो भी फंड ईजिली अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब हमने प्रीमियम तो अरेंज कर लिया, ठीक है, इक्विटी भी इशू कर दी। अब अगर हम न्यू इक्विटी इशू करके रिडीम कर रहे हैं तो ओके है। अगर हम लोग इक्विटी पूरी इशू नहीं करते तो बाकी की जो अमाउंट है वो हम लोग सरप्लस से ट्रांसफ़र करेंगे सीआरआर में। अगर 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 5 लाख की इक्विटी है, तो 5 लाख हम लोग क्या करेंगे? सीआरआर क्रिएट करेंगे। सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कहाँ से क्रिएट करेंगे? सरप्लस से, जनरल रिजर्व से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से, वो जो मैंने आपको शुरू में बताए थे कि कौन कौन से फंड यूज़ कर सकते हैं।
ओके हो गया। अब कई बार क्या होता है कि कंपनी को कैश मैनेज करना होता है प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे करने के लिए, तो उसके लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट सेल करती है। अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट सेल करती है तो हमने बैंक को डेबिट करना है और उस इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मैंने करंट एसेट वर्ड यूज़ किया है, तो कई बार हम इन्वेस्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट्स अकाउंट, ठीक है। अगर वो करंट एसेट्स या इन्वेस्टमेंट है 4 लाख रुपीज़ की और हमें रिसीव हो रहा है सिर्फ 3 लाख रुपीज़, तो हम लोग 1 लाख रुपीज़ किस में डाल देंगे, सरप्लस में डेबिट कर देंगे, मीन्स देयर इज़ अ लॉस। बट अगर वो इन्वेस्टमेंट 5 लाख की सेल हो जाती है तो हम लोग 1 लाख क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट आया तो सरप्लस को क्रेडिट करना है, लॉस आई है तो सरप्लस को डेबिट करना है। अगर मान लो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने लोन लिया है, तो लोन लिया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो कौन सी एंट्री हमने वहाँ पे डालनी है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट। जैसे क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट में हमें दिया होगा हम लोग वैसी एंट्रीज डालेंगे, बट एंट्री आपको सारी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, पहले हमने जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने थे ड्यू की एंट्री डाली, फिर हमने क्या किया, इक्विटी इशू कर दी। जो हमें प्रीमियम चाहिए था वो हमने अरेंज कर लिया। फिर अगर इक्विटी पूरी मतलब फुल अमाउंट की नहीं है तो हमने CRR क्रिएट कर दिया, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो इन्वेस्टमेंट सेल की। अब हमारे पास कैश भी आ गया, ठीक है, और हमने लोन की ज़रूरत थी, लोन ले लिया, एसेट बेचना था तो एसेट बेच दिया। तो सारा अरेंज करने के बाद हम लोग एट द लास्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी जो ड्यू अमाउंट है वो पे कर देंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ पे 10 लाख रुपीज़ हमने उनको पे करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको 10 लाख रुपीज़ पे कर देंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो CRR है, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया, रिडम्पशन खत्म होगी। अगर क्वेश्चन में बोनस का पॉइंट दिया होगा तो ये जर्नल एंट्रीज काम आएंगी, रिडम्पशन की एंट्रीज यहाँ पे खत्म है, ठीक है। अगर उसने कहा है कि बोनस इशू करना है तो बोनस इशू के लिए हम लोग सबसे पहले जो हमने CRR क्रिएट किया उसको यूटिलाइज करेंगे। तो CRR को हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो जितने भी हम बोनस इशू करना है, बोनस जो है वो क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि जितनी कैपिटल है उसका कितने % हम लोग बोनस इशू कर रहे हैं। तो जहाँ पे अगर हम 5 लाख बोनस इशू कर रहे हैं तो हमारे पास CRR में 4 लाख रुपीज़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम से, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर फिर भी ज़रूरत है तो रिजर्व से लेंगे। पॉइंट समझ के, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 है तो बाकी का 90,000 हम रिजर्व से लेंगे, बट सबसे पहले हम CRR यूज़ करेंगे। अब 5 लाख हमने बोनस देना है, तो 5 लाख बोनस देने का मतलब है 5 लाख की कैपिटल इशू करनी है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आ गया, कई बार क्या होता है कि कंपनी के शेयर्स फुली पेड नहीं होते, बट कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देना चाहती है। जब शेयर्स फुली पेड ही नहीं है तो कंपनी बोनस नहीं देगी, पहले पार्टली पेड को फुली पेड में कन्वर्ट करेगी फिर बोनस देगी। तो पार्टली पेड को फुली पेड में कन्वर्ट करना ये भी बोनस का एक पार्ट है। तो इसमें हम लोग पहले एंट्री डालेंगे पार्टली को फुली में कन्वर्ट करने की, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल करके, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक टू फाइनल कॉल नहीं आना, क्योंकि हमने जो है शेयर होल्डर से पैसे नहीं लेने। क्यों नहीं लेने, क्योंकि हम उनको बोनस दे रहे हैं। तो एंट्री क्या आएगी, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू फाइनल कॉल। बट इससे पहले हमें बोनस के पैसे अरेंज करने होंगे। वो कहाँ से करेंगे, वो हम सरप्लस से, CRR से अरेंज करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो CRR को पहले लिखना फिर सरप्लस लेना है, ठीक है जी। तो पार्टली पेड को फुली पेड में कन्वर्ट करना है, देन देयर विल बी 3 एंट्री, एक फाइनल कॉल ड्यू की, दूसरी बोनस की और तीसरी कन्वर्जन की। अगर फुली पेड ही हैं तो हमने 2 ही एंट्री लेनी है, एक कन्वर्जन की बोनस की और दूसरी इक्विटी की।
ठीक है, या तो ये एंट्रीज आएंगी या ये एंट्रीज आएंगी, या दोनों आ सकती हैं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। ठीक है, तो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इसके जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आप लोगों ने साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुश रहें। थैंक यू।